हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन की आज की इस क्लास में भाग 5 के प्रथम अध्याय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 72 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 71 तक पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए अनुच्छेद 72 से लेकर के 78 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान आदि देने तथा कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषित किसी व्यक्ति को क्षमा, विलंब, विराम या दंड में छूट देने या दंडादेश को निलंबित, माफ या कम करने की शक्ति होगी। अब हम देखते हैं वो मामले कौन कौन से हैं जिनमें राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उन सभी मामलों में जहां दंड या दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन सभी मामलों में जहां दंड या दंडादेश किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हो जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है, उन सभी मामलों में जहां दंडादेश मृत्यु दंड का हो, अर्थात राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को क्षमा, विलंब, विराम या दंड में छूट या फिर दंड को निलंबित या माफ या कम करने की शक्ति होगी। उन सभी मामलों में जहां पर दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन सभी मामलों पर जहां पर दंड किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है, उन सभी मामलों में जहां दंडादेश मृत्यु दंड का हो, यानी कि इन सभी मामलों पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति लागू होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत अपराधी की सजा को कम करने के लिए निम्न तरीके अपना सकता है। क्षमादान, क्षमादान के अंतर्गत राष्ट्रपति अपराधी की मृत्यु दंड की सजा को पूर्ण तरीके से माफ कर सकता है। और दूसरा आता है प्रविलंबन। इसमें राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पर कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा सकता है। और तीसरा आता है लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। अगली शक्ति का यूज कर सकता है विराम। विराम के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित सजा से कम सजा दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख ले तो दंडित व्यक्ति की गर्भवती महिला परिवार का एकमात्र सहारा, इसको देखते हुए राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है। और पांचवा आता है परिहार। परिहार के अंतर्गत अपराधी को सजा मिलने के बाद सजा के दौरान उसके अच्छे कार्यों को देखते हुए निर्धारित समय से पहले ही उसकी सजा को माफ कर देना। और कोर्ट मार्शल प्राप्त अपराधी की सजा को भी माफ कर सकता है, क्योंकि यह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। और सूचियों की बात की जाए तो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची के शासन से संबंधित किसी भी अपराध में राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है। तो ये रही राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। अब हम पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार या संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यह किसी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 73 में केंद्र सरकार या संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किसी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अर्थात राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो भी कर्तव्य करेगा या फिर जो भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य होगा, किंतु राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करने की शक्ति है। पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही वो कार्य करेगा। यहाँ पर मंत्रिपरिषद शब्द दिख रहा है। मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74 में किया गया है और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है? मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अर्थात मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वो संसद के सदस्य हों। यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। यदि वो संसद के सदस्य नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है? बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद की संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। और ये भी बताया गया है कि मंत्रियों के लिए कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संसद के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर ही संसद की सदस्यता ग्रहण करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ओके, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किसी मंत्री के अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अर्थात मंत्री तीसरी अनुसूची के तहत पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और ये शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय हैं। और राज्य मंत्री, इन्हें या तो मंत्रालयों विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ये कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है। और वहीं पर देखते हैं उप मंत्री कौन से होते हैं? ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिन्हें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। और राज्य मंत्री कौन से होते हैं? राज्य मंत्री मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं। और वहीं उप मंत्री कौन से होते हैं? उप मंत्री राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री के हेल्पर होते हैं। ठीक है, कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है? भारत के महान्यायवादी। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। अर्थात राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाएंगे, नियुक्त करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता हो।
ठीक है। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह दे तथा विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर उसे निर्देशित या सौंपे जाएं तथा इस संविधान या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करे। अर्थात महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे विधि संबंधी उन अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करता है। अपने कर्तव्यों के पालन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अर्थात महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर सकता है। तो अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? महान्यायवादी का कार्य होता है कि भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे, ठीक है, और उसे विधि संबंधी उन अन्य कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करता है। और महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 77, भारत सरकार का कार्य संचालन। भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है और बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना। अर्थात प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर होने वाली सूचनाओं को सूचित करें। और वो सूचनाएं कौन कौन सी हैं? मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित जो निर्णय हैं उनको राष्ट्रपति को सूचित करें। संघ के कार्यों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राष्ट्रपति मांगे तथा यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो। तो अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है? 78 में बताया गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करें। और सूचना कौन करेगा? सूचित कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 5 के द्वितीय अध्याय के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।